सो हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली ख़त्म हुई आपकी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर की जर्नी और अब आप फाइनली ख़त्म कर चुके हैं आपका बीकॉम का सेकेंड ईयर और अब आप एंटर कर रहे हैं बीकॉम फाइनल ईयर में, यानी बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में। और एक और सेमेस्टर की परीक्षा, फिर आप हो जाएंगे ग्रेजुएट स्टूडेंट और आप अब ग्रेजुएट कहलाएंगे। बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम थोड़ा सा बेकार गया होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रिपेयर नहीं थी खुद एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए और हैफेजार्ड तरीके से जल्दीबाजी में एग्ज़ाम हुआ, जिसका खामियाजा सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ा। और कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हमारे देश में पॉलिटिक्स की वजह से एजुकेशन को सप्रेस किया जा रहा है, राजनीति की वजह से देश में शिक्षा को दबाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसीलिए कहीं ना कहीं हिंदुस्तान आज पीछे है। इलेक्शन थोड़ा देर से हो सकता था, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। बच्चों की जो परीक्षा 1 महीने 1.5 महीने बाद होनी थी, उस परीक्षा को 1-1.5 महीने पहले करा लिया गया। न बच्चे तैयार, न टीचर्स तैयार, न यूनिवर्सिटी तैयार, न कॉलेज तैयार। तुरंत टाइम टेबल आया और एग्जाम्स आपके कंडक्ट करा लिए गए। हो सकता है आपके पेपर्स खराब गए हों, क्योंकि इस पेपर को लेके कोई भी तैयार नहीं था। ना आप तैयार थे, ना आपकी यूनिवर्सिटी तैयार थी, ना हम तैयार थे, ना आपके कॉलेज के टीचर्स तैयार थे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने पूरी कोशिश की और आई थिंक टारगेट सेमेस्टर आपकी बहुत हेल्प किया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप निराश तो नहीं होंगे, और अगर आप निराश हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई गलती आपकी नहीं है, गलती हमारे देश के सिस्टम की है, हमारे देश के तंत्र की है। एक ऐसा तंत्र हमारे देश में इस समय बन गया है कि पॉलिटिक्स की वजह से हमारे देश में एजुकेशन को सप्रेस किया जा रहा है, राजनीति की वजह से शिक्षा को दबाया जा रहा है, जिसके खिलाफ हमारे देश के युवा खड़े होंगे। और अगर आप में से कोई युवा कल हमारे देश का नेता बनेगा, कल हमारे देश का सांसद बनेगा, कल हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, या फिर कल हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तो वो युवा इस चीज़ को ध्यान में रखेगा और जो भी पॉलिसीज़ वो बनाएगा वो हमेशा स्टूडेंट्स के फेवर में बनाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ही देश के पॉलिसी मेकर्स होते हैं, स्टूडेंट्स ही देश का निर्माण करते हैं। नेता तो बस अपना वोट लेके और कुर्सी पे बैठना जानते हैं, कोई भी डिसीजन ले लेना, कुछ भी सोचना, कुछ भी करना अपनी मनमानी से। इसमें यह ना सोचना कि उसमें क्या हमारे देश के विद्यार्थियों का हित है, क्या हमारे देश के समाज का हित है या नहीं है। खैर, पॉलिटिक्स की बात हम यहाँ पे करने नहीं आए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मन में भड़ास है राजनीति को लेके, क्योंकि हमारे देश के स्टूडेंट्स के साथ, हमारे साथ, हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के साथ गलत किया जा रहा है। चलिए, अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर की, तो बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में अब तो आप एंटर कर चुके हैं और आपका सबसे पहला मकसद, जैसा कि हर बार होता है कि जब भी आप एक नए सेमेस्टर में एंटर करते हैं तो आपका सबसे पहला मकसद होता है कि मैं उस सेमेस्टर के सिलेबस को जान लूँ, और सिलेबस को जानने के बाद मैं उस सिलेबस की तैयारी करना स्टार्ट कर दूँ आज से ही। तो अगर मैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की बात करूँ तो सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है दोस्तों? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट। अब आप कहेंगे सर ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? तो कॉर्पोरेट का मतलब सीधी भाषा में आप कंपनी समझ लीजिए। मतलब यहाँ पे आप सीखेंगे कि कंपनी में अकाउंटिंग कैसे की जाती है, और एक झलक इसका आपने ऑलरेडी क्लास 12th में देख रखा है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ऐसे जो चैप्टर्स थे आपके क्लास 12 के अकाउंट्स के, वो चैप्टर्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आपको यहाँ भी पढ़ने हैं। जैसे देखिए, अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट के पहले टॉपिक के यूनिट के पहले टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे शेयर्स के बारे में दिया गया है। शेयर आप जानते हैं, शेयर के फीचर्स आप जानते हैं, शेयर्स के टाइप्स आप जानते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स के बीच में डिफरेंस आप जानते हैं, जो कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा आसान क्वेश्चन होता था, एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता था। फिर शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल के टाइप्स आप जानते हैं, इशूड शेयर कैपिटल, अनइशूड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, ये भी आपने क्लास 12 में पढ़ रखा है। इसके अलावा फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर, इसका तो एंट्री आपको याद होगा, हो सकता है आप भूल गए होंगे। सीबीएसई और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को भाई फॉरफीचर और रीइशू ऑफ शेयर बड़ा डिटेल में पढ़ाया जाता है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, हाँ ये जो टॉपिक है आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। हो सकता है आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट ये पढ़ा होगा, लेकिन सीबीएसई और यूपी बोर्ड का स्टूडेंट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नाम का टॉपिक नहीं पढ़ा होगा। तो यूनिट 1 की बात करूँ तो यहाँ तक के जो टॉपिक्स हैं रीइशू ऑफ शेयर्स तक के, इसकी एंट्रीज, इसका कंसेप्ट, सब कुछ आपने पढ़ रखा है क्लास 12 के अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल नाम के चैप्टर में। अगर मैं यूनिट 2 की बात करूँ तो ये भी आपने पढ़ रखा है,
अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के बाद कौन सा चैप्टर था? अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। क्लास 12 की अकाउंट्स याद करिए। और वहाँ पे डिबेंचर में आपने क्या पढ़ा था? डिबेंचर के फीचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर के टाइप्स कितने होते हैं, डिबेंचर इशू कैसे होता है, डिबेंचर का रिडेम्पशन कैसे होता है, यहाँ तक तो आपने पढ़ा है। इसके आगे जो भी डिबेंचर्स को लेके चीज़ें दी गई हैं वो आपने क्लास 12 अकाउंट्स में नहीं पढ़ा है, वो आप अब पढ़ेंगे अपने बीकॉम में। ठीक है, चलिए। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट में लगभग 60 to 70% चीज़ें आपने ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ रखा है। लेकिन आप कहेंगे सर हमने क्लास 12 में पढ़ रखा है, अब क्लास 12 बीते तो 2 साल हो चुके हैं, अब तो हम बीकॉम थर्ड ईयर में आ गए हैं और क्लास 12 का एग्ज़ाम दिए मुझे 2 साल बीत चुके हैं, तो क्या वो चीज़ें मुझे आज भी रिटेन होगी? बिल्कुल भी नहीं भाई। इंसान के दिमाग की फितरत होती है कि चीज़ों को भूलना, तो आप भी भूल गए होंगे डेफिनेटली। तो भूल गए तो कोई बात नहीं, याद दिलाने के लिए आपका सारथी है, आपका टारगेट सेमेस्टर है आपके साथ। अगला सब्जेक्ट है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड में आपको क्या पढ़ना है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब आप कहेंगे सर ये भी मैंने सुन रखा है क्लास 12 में, गुडविल के बारे में, परचेज्ड गुडविल, नॉन परचेज्ड गुडविल, गुडविल की नीड फॉर वैल्यूएशन। लेकिन गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है ये हमने पढ़ा तो जरूर था क्लास 12 में। 5 मेथड पढ़े थे, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, वैसे तमाम आपने मेथड्स पढ़े थे। लेकिन अब वो सर रात गई बात गई, अब मुझे वो चीज़ें याद नहीं है। गुडविल 2 साल पहले पढ़ा था, लेकिन अगर मैं गुडविल की बात करूँ तो गुडविल जो आपने 2 साल पहले पढ़ा था ना, वही गुडविल यहाँ भी है कुछ हद तक। यूनिट 1 में मीनिंग ऑफ गुडविल आप जानते हैं, गुडविल किसे कहते हैं? गुडविल का एक डिफिनीशन था, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेसेस। बड़ा इंपॉर्टेंट डिफिनीशन था जो आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में। इसके अलावा नेचर ऑफ गुडविल, नीड ऑफ गुडविल, मैथड ऑफ गुडविल, कैसे गुडविल को मेजर किया जाता है, उसके भी मेथड आपने 4-5 पढ़े थे 12th में। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, नीड एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ये आपने नहीं पढ़ा है। आपने आज तक शेयर्स का वैल्यूएशन और शेयर्स का वैल्यूएशन का नीड और मेथड ये आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ गुडविल आपने जरूर पढ़ना है। तो यहाँ तक के टॉपिक्स तो आपने क्लास 12 अकाउंट्स में पढ़ रखे हैं। जो क्लास 12 अकाउंट्स का आपका पार्टनरशिप का पोर्शन था, पार्ट 1 जो बुक था आपका, उसमें आपने पढ़ रखा होगा। अगर मैं यूनिट 2 की बात करूँ तो यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन ये आपने नहीं पढ़ा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन कैसे किया जाता है ये आपने नहीं पढ़ा है। मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अमालगमेशन ये भी आपने नहीं पढ़ा है। काइंड्स ऑफ अमालगमेशन नहीं पढ़ा है। अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ये भी आपने नहीं पढ़ा है। तो आपने पढ़ा क्या? आपने गुडविल के बारे में यहाँ तक पढ़ा है। अगर मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड की बात करूँ तो इसमें केवल आपने 100% में से 20% सिलेबस अपने क्लास 12 में पढ़ रखा है, पार्टनरशिप वाले चैप्टर। बाकी आपने नहीं पढ़ा है, तो चिंता करने की बात नहीं, टारगेट सेमेस्टर का साथ है आपके साथ। चलिए अगला आपका सब्जेक्ट है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फर्स्ट एंड जीएसटी सेकंड। भाई जीएसटी के बारे में कौन नहीं जानता है? जब जीएसटी हिंदुस्तान में आई थी 2017 में 1 जुलाई को, तो हमारे देश में पूरी उथल फुथल मची हुई थी, क्योंकि पहले हिंदुस्तान में 18 से 20 अलग अलग प्रकार के टैक्स हुआ करते थे और उसको हटा के केवल एक जीएसटी ला दिया गया। तो जीएसटी के बारे में आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, लेकिन काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जीएसटी को एज अ लॉ पढ़ने वाले हैं। कौन सा लॉ पढ़ेंगे आप? जीएसटी एक्ट 2017। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? भाई जीएसटी भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स ही है। इनडायरेक्ट टैक्स की मीनिंग क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको जब लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था इनकम टैक्स, तो पहले वीडियो में ही बताया था कि इनकम टैक्स में कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा कितने प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स हैं इंडिया में? जीएसटी के पहले कितने थे, जीएसटी के बाद कितने हैं? शॉर्ट कमिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, हिंदुस्तान में इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं? प्री जीएसटी एरा, जीएसटी आने के पहले क्या हिंदुस्तान में चलता था, कितने प्रकार के टैक्सेस हुआ करते थे, क्या स्लैब रेट वगैरह था? जीएसटी का मीनिंग, जीएसटी के एडवांटेज, जीएसटी के डिसएडवांटेज, जीएसटी का इवैल्यूएशन, जीएसटी का स्ट्रक्चर, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, यूटी जीएसटी एंड इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन ऑफ जीएसटी। मतलब आप सबसे पहले ये समझेंगे कि टैक्स क्या होता है, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है। आपने आई थिंक इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट फर्स्ट का जो सबसे पहला वाला वीडियो था, जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि टैक्स कहते किसे हैं।
इसके बाद आप पढ़ेंगे कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फिर आप फाइनली लास्ट टॉपिक जो है यूनिट 1 के, उसमें आप पढ़ेंगे जीएसटी के प्रकार, CGST, SGST, IGST, UTGST। अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं तो यहाँ पे आपको कोई भी टॉपिक आज तक सुना नहीं होगा। टाइम ऑफ सप्लाई, मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इनवॉइसिंग, प्रोविजंस एंड प्रोविजंस रिलेटेड विद चेंजेस इन जीएसटी रेट, ये सब कुछ आपने नहीं पढ़ा है अभी तक। तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए भाई काहे चिंता कर रहे हैं, टारगेट सेमेस्टर है ना आपके साथ। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 में अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, लगभग 10 से 15% टॉपिक्स जो आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। हो सकता है आपने लास्ट सेमेस्टर में हमसे थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो। इनकम टैक्स में मैंने कभी कभी जीएसटी की चर्चा की थी। इसके अलावा आपने जीएसटी तो पढ़ा था क्लास 11th में, अकाउंट्स में आपका जीएसटी था जिसमें जीएसटी की एंट्रीज वगैरह थी। इसके अलावा जीएसटी में सेकंड जीएसटी आ गया आपका, जीएसटी सेकंड जो आपका सिलेबस है, सब्जेक्ट है। इसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह पढ़ाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं जीएसटी का, जीएसटी इन जो होता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आज कंपलसरी हो गया है कुछ सिलेक्टेड बिजनेसेस के लिए। कुछ टर्नओवर, एक स्पेसिफाइड टर्नओवर होता है, उसके उस टर्नओवर को अगर आप क्रॉस करते हैं, टच करते हैं, तो आपको जीएसटी इन लेना कंपलसरी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जीएसटी में पढ़नी है, जीएसटी सेकंड में पढ़नी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अक्सर कन्फ्यूज़न का विषय रहता है बच्चों के बीच में, मेजर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और सर्वे। और आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एक स्टूडेंट के लिए। मेजर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आप जाके इंडस्ट्रीज़ में ट्रेनिंग करें, आप इंटर्नशिप करें किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, किसी कंपनी सेक्रेटरी के पास, किसी सीएमए के पास जो प्रैक्टिसिंग सीए होता है, कोई प्रैक्टिसिंग सीएस होता है उसके पास, और वहाँ पे आप एक सर्वे रिपोर्ट बनाएं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का रिपोर्ट बनाएं और उस रिपोर्ट को एज असाइनमेंट अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट करें और फिर आपका वाइवा होता है, फिर आपको नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है इसको लेके मैं और भी क्लैरिटी लेके आऊँगा इन फ्यूचर। बस ये जान लीजिए कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको इग्नोर मत करिएगा। इसमें कोई सब्जेक्ट, इसमें कोई सिलेबस प्रेस्क्राइब नहीं है, लेकिन आपको फिर भी करना क्या है, आपको अगर आपके पास समय है तो आप कम से कम 1-1.5 महीने 2 महीने के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाइए, किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास जाइए और उसके पास जाके आप थोड़ी बहुत स्किल सीखिए। कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, जीएसटी का ई फाइलिंग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग जो होती है जीएसटी की, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे 4 सब्जेक्ट तो आपकी यूनिवर्सिटी ने कंपलसरी दे रखे हैं, बाकी जो 2 सब्जेक्ट हैं इसमें आपको ऑप्शन मिला है, जैसे बिजनेस फाइनेंस फर्स्ट, बिजनेस फाइनेंस सेकंड, ये एक सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। फिर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस, फिर है मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया। तो ऐसे 3 पेयर दिए गए हैं सब्जेक्ट के, जिसमें से मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को बिजनेस फाइनेंस ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिजनेस फाइनेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन फ्यूचर। अगर आप किसी बिजनेस में जाते हैं या फिर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड होता है बिजनेस का फाइनेंस, बिजनेस का पैसा, बिजनेस में पैसा कैसे लाना है, ये सारी चीज़ें आप बिजनेस फाइनेंस में सीखेंगे, बिजनेस फाइनेंस फर्स्ट में और बिजनेस फाइनेंस सेकंड में। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शंस और भी हैं। बिजनेस फाइनेंस फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के 2 और सब्जेक्ट हैं आपके, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ फर्स्ट, और एक हो जाएगा आपका सेकंड। फिर एक और सब्जेक्ट है आपका मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया। आई थिंक मैं एक बार देख ले रहा हूँ उसको, अगला सब्जेक्ट होगा आपका शायद मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया। मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग इन इंडिया, हाँ यही है। तो आपको 3 ऑप्शंस मिले हैं, 3 पेयर मिले हैं सब्जेक्ट के। क्या क्या पेयर है? पहला है कि आप बिजनेस फाइनेंस फर्स्ट ले लें, बिजनेस फाइनेंस सेकंड ले लें। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस फर्स्ट ले लें और सेकंड ले लें। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग इन इंडिया जो यहाँ पे है फर्स्ट ले लें और सेकंड ले लें। अब 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से कोई एक पेयर लेना है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानेंगे, मेरा सलाह मानेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको बिजनेस फाइनेंस फर्स्ट और बिजनेस फाइनेंस सेकंड लेना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए करियर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए थोड़ा रेलेवेंट है, आपको आसानी से पढ़ने में समझ में भी
बाकी जो मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग इन इंडिया, ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, आपके बिजनेस लाइफ में, आपके जॉब की लाइफ में, आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में उतना मदद नहीं करने वाला है जितना कि आपका बिजनेस फाइनेंस करने वाला है। तो टोटल आपके कितने सब्जेक्ट हो गए? 6 सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट है? पहला है आपका, पहला कौन सा था? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट, दूसरा था आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड, तीसरा था आपका जीएसटी फर्स्ट, चौथा था आपका जीएसटी सेकंड, पांचवा और छठवां, इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, 3 पेयर दिए गए हैं पांचवा छठवां के लिए। कौन कौन से? प्रिंसिपल प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस, बिजनेस फाइनेंस और मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। तो आपको लेना क्या है? बिजनेस फाइनेंस फर्स्ट और बिजनेस फाइनेंस सेकंड। जब आपका एग्जाम फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको फॉर्म दिया जाएगा तो आप स्ट्रिक्टली बिजनेस फाइनेंस फर्स्ट और सेकंड ही लेंगे। कोई और सब्जेक्ट अगर आपका कॉलेज ज़बरदस्ती आपको देने की कोशिश करता है तो आप उसको मना करेंगे, आप कहेंगे कि मुझे यही लेना है, बाकी डिसीजन इज योर्स। अगर आपका मन है कि आप मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग इन इंडिया ही ले तो आप वही ले सकते हैं, आप आज़ाद हैं, क्योंकि आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं भाई, आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बना सकता है। बाकी मेरा यही सजेशन होगा कि आप यही सब्जेक्ट लें, बिजनेस फाइनेंस फर्स्ट और सेकंड। दूसरी चीज़, आपने कहा सर आपने सब्जेक्ट तो बता दिया, ये भी आपने बता दिया कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे तैयारी करनी है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट उसमें से कौन सा बेटर होगा लेना। लेकिन अब ये कौन बताएगा कि इस इतने बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? भाई सिलेबस इतना डिफिकल्ट है, जीएसटी का नाम हमने केवल अभी तक यही सुना है कि जीएसटी एक प्रकार का टैक्स होता है, और आज तक हम बस यही जानते हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और उसमें आपने बताया यूनिट 1 यूनिट 2 इतने सारे टॉपिक्स कहाँ से समझ में आएगा? तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप सभी को पता है, बताने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। जिस प्रकार से विगत 4 सेमेस्टर से सारथी आपकी मदद कर रहा है, आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके अलावा कोई और विकल्प आपके पास मार्केट में नहीं, और यदि है तो सारथी से बेहतर नहीं है। तो भाई मैं आपको कहूँगा कि आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सारथी का, वहाँ से आप डाउनलोड करिए हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को, वहाँ से आप DDU BCom 5th सेमेस्टर का जो आपका सारथी का कोर्स है आप उसको ले लीजिए, उसमें आपको सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे। और एक चीज़ और, सारथी में इस बार कुछ रिवोल्यूशनरी होने वाला है। अब आप पूछेंगे सर क्या रिवोल्यूशनरी होने वाला है? तो इस बार सारथी में रिवोल्यूशनरी ये होने वाला है कि आपकी रेगुलर लाइव क्लास होने वाली है। क्या होने वाली है? आपकी रेगुलर लाइव क्लास होने वाली है। पिछली बार की तरह नहीं कि लाइव क्लासेस में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि इस बार हर चीज़ परफेक्ट है। पिछली बार बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें ऐसी थी जो हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, और इस बार आपके सहयोग से, आपके समर्थन से हर वो चीज़ है जो आपको कंसिस्टेंटली रेगुलर बेसिस पे क्लास डिलीवर करने के लिए चाहिए होती है, वो सब चीज़ हमारे पास है केवल आपके समर्थन से। तो आपकी रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी। इसके अलावा सारथी में आपको सारे PDF नोट्स इस बार मिलेंगे, सारे PDF नोट्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के, और कोई चूक नहीं होगी इस बार पिछली बार की तरह। इसके अलावा सारथी में इस बार आपको सारे MCQs भी दिए जाएंगे, और साथ ही साथ सारथी में जो सबसे रिवोल्यूशनरी स्टेप हम लोग लेने वाले हैं वो है आपका मंथली टेस्ट। हर मंथ में एक बार आपका टेस्ट होगा, और ये मंथली टेस्ट हाफ मंथली भी बन सकता है। अगर आपका समर्थन रहा, अगर आपका इंगेजमेंट रहा टेस्ट में, तो उसको और भी बढ़िया किया जाएगा, और हर 15 दिन पे आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बस एक सारथी में मिल रही हैं। सारथी का प्राइस आप सभी लोग जानते हैं 349। वैसे सारथी तो बहुत डिजर्व करता है, जिस प्रकार से आपकी हेल्प करता है सारथी, वो डिजर्व करता है एक अच्छा खासा अमाउंट। लेकिन सारथी केवल मदद करने के लिए जाना जाता है, पैसा कमाने के लिए नहीं। सारथी बस हम लोग इसलिए चलाते हैं ताकि हमारा सर्वाइवल के लिए जो पैसा है, हमको सर्वाइव करने के लिए जो हमारी रनिंग कॉस्ट है वो रिकवर हो सके। बाकी अगर आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास सारे ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं, और आप भाई बुद्धिमान है, खुद आपको पता है कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है, कौन सा बेकार है। तो आप खुद डिसीजन लीजिए, और जल्द से जल्द डिसीजन लीजिए, क्योंकि वक्त बीतता जा रहा है और आपको इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा है। एहसास तब होगा जब आपके सामने टाइम टेबल होगा, और कल 2-3 दिन बाद आपकी परीक्षा होने वाली होगी। तो अगर एहसास आज से हो जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप एहसास लेट में करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि आपको सारथी आज भी ज्वाइन करना है, या फिर एग्ज़ाम के दिन भी ज्वाइन करना है, एग्ज़ाम के 5 दिन पहले भी ज्वाइन करना है। सारथी तो आपको ज्वाइन करना है, लेकिन कब ज्वाइन करते हैं इसमें आपका बेनिफिट है। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो सारथी का भरपूर आनंद आप ले पाएंगे, और यदि आप सारथी गलती से अभी न ज्वाइन करके एग्ज़ाम के दिन या एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ज्वाइन करते हैं तो भाई बेनिफिट किसका है आप समझ सकते हैं। चलिए बाकी मिलते हैं दोस्तों
नेक्स्ट लाइव क्लास में। आई थिंक आपको सब्जेक्ट को लेकर क्लियरिटी मिल गई होगी। फिर आपकी जो लाइव क्लासेस है आपके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, उनका डिमांड आ रहा था कि सर लाइव क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो 1 से 2 दिन में 17-18 तक आपकी जो लाइव क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी हर सब्जेक्ट को लेकर। और एक और चीज़, क्या यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आएंगे? यूट्यूब पे भी वीडियोस आएंगे, लेकिन बड़े सेलेक्टेड नंबर में वीडियोस आपको मिलेंगे, कंप्लीट कंटेंट आपको साथ ही नहीं मिलेगा। दैट्स इट।